सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल फ्रॉम दी बेसिकली चैप्टर फ्रॉम द बुक इंडियन इकोनॉमिक्स क्लास 12th। सो लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा था बिफोर 1991 हमारा क्या क्या हुआ। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने इंडिपेंडेंस के पास में पढ़ा था क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। देन उसके बाद में हमने सेकेंड चैप्टर में 1991 से पहले तक का पढ़ लिया था। उसके बाद में थर्ड चैप्टर आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो इसके अंदर क्या है, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे किसके अंदर, 1991 में। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो कर रही थी, इंडिया वो कौन सी इकोनॉमी फॉलो कर रही थी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही थी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही थी इंडिया, ठीक है। बाय कंबाइनिंग द एडवांटेजेस ऑफ बोथ, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी as well as the socialist economy. Now you comment down what is capitalist economy and socialist economy. but देखो एक्चुअल में हो क्या रहा था, पब्लिक सेक्टर ने है ना डोमिनेट ज़्यादा कर रखा था, मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा डोमिनेट कर रखा था, ठीक है, टू रेगुलेट द इकोनॉमी, ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर जो है उसको कम इग्नोर करा जाता था एक तरह से, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट था बहुत ज़्यादा था इन द पब्लिक सेक्टर एज कम्पेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। सो जो पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था वो ज़्यादा था, है ना, एंड प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस जो था वो हमारा कम देखने को मिलता था। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों करे गए ये भी सुन लो, देखो यहाँ पे पढ़ना। In the late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. So यहाँ पे क्या हुआ था, लेट 1980s में जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स थे वो उसके रेवेन्यू से बहुत ज़्यादा हो गए थे, एंड उसको बोरोइंग से कंट्रोल करना अनसस्टेनेबल यानी इम्पॉसिबल, मतलब एक तरह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, डील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, इस सिचुएशन से। और जो प्राइसेस थे वो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, मतलब इन्फ्लेशन आ चुका था, ठीक है। इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हाई रेट से बढ़ गए थे, ठीक है ना, इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे। उसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डिक्लाइन हुआ, यानी शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुए। क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ गए, ठीक है, विदाउट दी ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स तो बढ़े नहीं, इम्पोर्ट्स बढ़ गए। एज अ रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो गिर गए, मतलब कम हो गए, और इतना कुछ रिजर्व बचा नहीं कि हम इम्पोर्ट्स को फाइनेंस कर पाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, देयर वाज नो ऑल्सो नॉट सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, हम लोग यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे थे। यानी कुल मिला के जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हो चुका था, मतलब एक तरह से बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। गवर्नमेंट बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही थी, सफिशिएंट रेवेन्यू नहीं था गवर्नमेंट के पास में जिससे वो मैनेज कर पाए सारी चीज़ों को। डेप्ट का बर्डन आ चुका था, ठीक है ना, डेप्ट ले लिया था इंडिया ने बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नो कंट्री और इंटरनेशनल फंडर वॉज विलिंग टू लेंड टू इंडिया, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो कोई भी इसको इंडियन इकोनॉमी पे जो भी लोन होता है वो भी नहीं दे रहा था, प्रोवाइड नहीं कर रहा था, फंड नहीं दे रहा था, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे डेप्ट बर्डन आपने पढ़ लिया, डेप्ट बर्डन हो गया था, ठीक है, और इन्फ्लेशन आ गया था, राइट। तो इसके कारण फिर क्या हुआ, इंडिया है ना किसके पास गई, आईएमएफ के पास गई। आईएमएफ बोले तो वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इनके पास गई। और लोन को अवेल करने के लिए इंडिया जो वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है उन्होंने कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी, ये देखो, फॉर अवेलिंग दिस लोन दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सपेक्टेड इंडिया टू लिबरलाइज, ठीक है, and
ओपन दी इकोनॉमी बाय रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, जो भी रेस्ट्रिक्शन थे प्राइवेट सेक्टर पे उसको रिमूव करो, ठीक है। इंडिया ने IMF ने ये बोला कि हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे, एंड इंडिया ने उस टाइम पे कितने बिलियन का लिया था, बिलियन डॉलर का, $7 बिलियन का इंडिया ने लोन ले लिया था फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक एंड IMF, समझ लो $7 बिलियन, राइट। तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या थी, क्या कंडीशंस थी इनकी, रिमूविंग दी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्रीज, और प्राइवेट सेक्टर पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है सब रिमूव कर दो, और जो भी गवर्नमेंट का रोल है उसको रिड्यूस कर दो डिफरेंट एरिया, मतलब कुछ एरियाज़ में, बेसिकली यहाँ पे लिखा देखो, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज एंड रिमूव द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन द इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, ठीक है। तो इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है उसको रिमूव कर दो। उसके बाद में यहाँ पे देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP, ठीक है। इसमें कंसिस्ट ऑफ रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसमें क्या क्या थे पता है आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो देखो इसमें ना 2 सेट ऑफ मेजर्स थे, ठीक है, 2 ग्रुप्स थे, है ना। जो पॉलिसीज़ थी उसके 2 ग्रुप्स में आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो, पहला आता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स, दूसरा आता है स्ट्रक्चरल फॉर्म मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या था, शॉर्ट टर्म मेजर्स, ठीक है, टू करेक्ट दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, वीकनेस इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग दी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। और जो दूसरा था, जो कि था आपका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हाँ, दीज आर दी पॉलिसीज फॉर लॉन्ग टर्म मेजर्स, ठीक है, एंड इट एम्ड एट रिमूविंग it aimed at improving the efficiency of the इकोनॉमी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में इसने एम किया था, राइट, एंड ऑल्सो टू इंक्रीज इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंक्रीज द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब इंटरनेशनली जो कॉम्पिटिटिवनेस थी उसको इंक्रीज करा, ठीक है, बाय रिमूविंग द रिजिडिटीज़ मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव करके इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग एक एक करके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सारी जो आपकी removal of any restrictions on the private sector of enterprises, removal of restrictions on the private sector enterprises is called liberalization, ठीक है। पर्पस क्या था, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो जो है वो प्रोडक्शन करे और जिसके कारण हमारी कंट्री में रेवेन्यू जनरेट हो, ठीक है। अब लिबरलाइजेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे अलग अलग सेक्टर में, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखो, इन द इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर इन्फोर्स्ड इन वेरियस वेज, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच द एंटरप्रेन्योर had to get permission from government officials to start a firm, close a firm that could be produced. So यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी रिफॉर्म्स थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जैसे आपके जो प्राइवेट सेक्टर है उसको अलाउ नहीं करते थे कुछ इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, तो वो जो है वो सारा वो रिमूव कर दिया, ठीक है। जो कोटास थे, ठीक है, वो रिमूव कर दिए गए, ठीक है। और जो कुछ गुड्स थे वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ही रेस्ट्रिक्ट कर दिए गए, ठीक है। इसके बाद में जो रिफॉर्म्स है इंट्रोड्यूस्ड एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मैनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी जो अबॉलिश कर दी गई। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या करते थे, देखो जो प्राइवेट सेक्टर था उसको पहले लाइसेंसिंग करवानी पड़ती थी बिफोर स्टार्टिंग इट अप, मतलब बिफोर स्टार्टिंग दी private sector firm they need to have a license for that, right. और सभी प्रोडक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट जो है ये रिमूव कर दिया गया था एक्सेप्ट फ्यू ऑफ देम जो कि गवर्नमेंट ओन करती थी, अभी भी गवर्नमेंट ओन करती है।
जो कि एटॉमिक वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है वो अभी भी कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है। तो एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो गवर्नमेंट ओन करती थी, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अभी जब हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म पढ़ेंगे तब मैं बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ओवर होता है। सो यहाँ पे मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था। चलो मैं आपको अभी इंडस्ट्री भी बता ही देती हूँ, एक बार सुन लो ढंग से एक बार कि हुआ क्या था। एक्चुअल में जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो अबॉलिश कर दी गई कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के, जैसे जैसे आपका वो आ जाता है एक तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स को छोड़ के, और सिगरेट्स वगैरह छोड़ दो, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इन सब को छोड़ के बाकी सारा जो है जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है वो अबॉलिश कर दी गई थी। और जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी वो थी केवल डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ही रिज़र्व करा गया था, वो उसको अब डी रिज़र्व कर दिया गया, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व किया गया था, वो अब डी रिज़र्व हो चुकी, ठीक है। डी रिज़र्व मतलब अब ऐसा कुछ नहीं दिया था, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि स्मॉल स्केल ही इंडस्ट्री ही ये चीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मार्केट जो है अलाउ कर दिया गया था कि मार्केट ही अब प्राइस को डिटरमाइन करेगी, राइट। अब पढ़ेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ था, देखो। सबसे पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था वो रेज़ कर दिया गया, कितने तक, 51% तक रेज़ कर दिया गया था, ठीक है। रोल ऑफ आरबीआई रिड्यूस कर दिया गया, आरबीआई का रोल जो है वो अब रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। और आपका जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक बोथ इंडियन एज वेल एज दी फॉरेन बैंक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी इट वॉज 50%, नॉट 51%, इट वॉज 50% नाउ, ठीक है। ये रहा 50%, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओके। देन इसके अलावा इसने क्या किया था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 50% तक रेज कर दी गई थी, और जो बैंक वो फुलफिल नहीं, those bank which fulfill the certain conditions have the freedom to set up new branches without the approval of RBI। RBI के बिना अप्रूवल के भी वो नई ब्रांचेस सेटअप कर सकते थे अब, जो अच्छी चल रही थी बेसिकली, ठीक है। और क्या क्या था, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII जिनको बोलते हैं, ठीक है, वो अब अलाउ कर दिए गए थे टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। पहले रेस्ट्रिक्शंस थे पर अब अलाउ कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये थे किसके रिफॉर्म्स, ये थे हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स। बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म्स की, तो टैक्स रिफॉर्म्स बेसिकली कंसर्न थे विद द रिफॉर्म्स एंड द गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता था, हर पर्सन को पे करना है, जो हर पर्सन को पे करना ही होता था अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, ठीक है। दीज आर द टैक्सेस ऑन इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता था, इनडायरेक्ट टैक्स वाज द टैक्स लेवीड ऑन दी कमोडिटीज़, ठीक है। ये देख सकते हो आज के टाइम पे एक ही इनडायरेक्ट टैक्स चल रहा है, मतलब कॉमनली एक ही चल रहा है, कमेंट करके बताओ कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, देखो टैक्सेस में रिडक्शन कर दी गई थी 1991 के बाद में, ठीक है। और ये बताया गया था कि जो बेसिकली जो मॉडरेट रेंज है टैक्स की,
जो मॉडरेट रेंज है टैक्स के उसको लेवी करेंगे, एंड जो हायर टैक्सेस पहले चार्ज करे जाते थे ताकि रेवेन्यू इंक्रीज हो, वो ऐसा अब नहीं किया जाएगा। और इसका सिंप्लीफाई कैसे किया था, अब मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ वो क्या था। एक कौन से मंथ में था, आई गेस जुलाई में था या फिर अप्रैल में था, जुलाई में था प्रोबेबली। सो जुलाई 2017 में एक लॉ इफेक्ट केम इनटू इफेक्ट, अ लॉ केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 2017, और वो क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उस टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बेसिकली ये इंट्रोड्यूस तो 2016 में हुआ था, लेकिन जो इफेक्ट हुआ था, इसका इफेक्ट आया था इसका जुलाई 2017 से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसका एक वो बोलते हैं ना की लाइन थी, क्या थी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। सो ये इसका ये रिफॉर्म था, ठीक है, जिसके कारण टैक्स में कंसेशंस दिए गए, टैक्स में कंसेशंस दिए गए, ठीक है। और जो टैक्स बहुत ज़्यादा पहले ज़्यादा थे, कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह, वो सब अब रिड्यूस कर दिए गए और एक ही टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो कि था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016, ठीक है, टू सिंप्लीफाई दी टैक्स सिस्टम एंड टैक्स पॉलिसी, ठीक है। उसके आगे आता है हमारा फॉरेक्स रिफॉर्म्स। फॉरेक्स रिफॉर्म्स क्या था, देखो फॉरेक्स में सबसे पहले पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो डिवैल्यूएट, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी हो गई थी। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें पढ़ा होगा। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो डीवैल्यूएशन कर दी गई थी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू की, ताकि क्या हो, ताकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, क्या हो, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा डिवैल्यूएशन हुई है तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी दूसरी कंट्रीज़ की, सो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे एंड जो है फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मार्केट डिटर्मिनेशन एक्सचेंज रेट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया था, अलाउ कर दिया था, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स को अलाउ कर दिया था कि अब जो वो प्राइजेज़ है वो खुद से सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। द मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इंडियन रुपये में बेसिकली ये डिटरमाइन करनी थी। देखो यहाँ पे लिखा है ऑब्वियसली। सो मार्केट डिटरमाइन नाउ मोर ऑफन दैन नॉट markets determine exchange rate based on the demand and supply of the foreign exchange। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे जो मार्केट सप्लाई थी उसको जज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो रिफॉर्म्स आएंगे वो आते हैं हमारे पास में हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या थे, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं उनको जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगते हैं उनको क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है ना, आप कह सकते हो। और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो थी उसको रिड्यूस कर दिया गया था, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो होती है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था, किसको, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया था, है ना। उसके अलावा फिर उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट, टैरिफ रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया था, ठीक है। टैरिफ रेट को रिड्यूस कर दिया गया था और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया गया था, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया गया था। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको कोटास बोलते हैं, सॉरी आपको बताना है कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं एंड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को क्या बोलते हैं एंड टैरिफ्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ। सो प्राइवेटाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट से हम लोग ख़त्म करते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन बेसिकली इट्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल टू दी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो है वो दो वेज में किया जा सकता है। पहली वे है यहाँ पे
by the withdrawal of government from ownership and management of public sector companies and by the outright sale of public sector companies. So यहाँ पे दो वेज में प्राइवेटाइजेशन किया गया ना, बाय द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, और दूसरा प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बाय सेलिंग द पार्ट ऑफ PSU. देखो यहाँ पे क्या हुआ था, डिसइन्वेस्टमेंट जानते हो क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की शेयर्स है ना वो सेल कर देना, मतलब पब्लिक सेक्टर की जो शेयर्स है ना वो सेल कर देना, ठीक है, तो वो चीज़ कर दी गई थी, ठीक है. सेलिंग द पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म्स टू दी पब्लिक इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दी गई थी, ठीक है. उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. सो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना चाहती थी गवर्नमेंट. प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अगर काम आता तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंक्रीज़ होती और रेवेन्यू इंक्रीज़ होता, ठीक है ना, और इनफ्लो होता FDI का. FDI बोले तो FDI आपको मुझे कमेंट करके बताना कि FDI क्या बोलते हैं, FDI की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना. बाकी मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी, चलो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है. तो FDI का हमें इनफ्लो, चलो मैं बता ही देती हूँ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो फॉरेनर्स जो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं उसका जो इनफ्लो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास में टू इम्प्रूव दी क्या बोलते हैं उसको, टू फैसिलिटेट दी मॉडर्नाइजेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है. एंड इसकी एडवांटेजेस क्या थी? इसकी एडवांटेजेस ये थी कि जो भी प्राइवेट कैपिटल थी और जो कैपेबिलिटीज़ थी पर्सनस की वो अब इफ़ेक्टिवली यूज हो रही थी, और जो गवर्नमेंट थी उसको स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग बेसिकली रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक तरह से गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा था प्राइवेट सेक्टर के आने से, क्योंकि है ना जो गवर्नमेंट थी जब वो प्राइवेट सेक्टर के पास कंट्रोल चला गया तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने प्रोडक्शन किया, जिसके कारण जो है इनफ्लो हुआ किसका, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का. इसके कारण जो है हमारी कंट्री में फॉरेक्स की इनफ्लो हुई, राइट है, ठीक है. इसके बाद में आप लोगों को तीन चार ये पॉइंट दिए हुए होंगे जिसमें महारत्नाज, मिनी रत्नाज, नवरत्नाज के बारे में देखना होगा. तो यहाँ पे आपको 3.1 बॉक्स में जाना है, यहाँ पे देख सकते हो ये रहा. सो इस बॉक्स में आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, महारत्नाज, नवरत्नाज और मिनी रत्नाज. सो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना. इसमें क्या है, इसमें है महारत्नाज में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, आपको पता ही होगा ये तो भारत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. नवरत्नाज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. मिनी रत्नाज में भारत संचार निगम लिमिटेड एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है. तो ये चारों किस में आते हैं, ये चारों आते हैं मिनी रत्नाज में, ठीक है. बढ़ेंगे हम लोग किसकी तरफ, हम लोग बढ़ेंगे अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ. सो चलिए आगे चलते हैं. सो आ चुके हैं ग्लोबलाइजेशन पे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. इसका मतलब क्या हुआ, ये कि मैंने क्या बोल दिया है ना, नहीं समझ आया ना. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी कंट्री को दूसरी कंट्रीज से लिंक करना, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड करना, ठीक है ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, ठीक है, थ्रू द रिमूवल ऑफ द बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, ठीक है ना. कैपिटल मूवमेंट मतलब एक दूसरे कंट्री में ट्रेड होना, ठीक है, समझ रहे हो. उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. इट्स द आउटकम ऑफ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग transforming the world towards the greater interdependence with the integration, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, देखो ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है.
हमें क्या करना होता है, ट्रेड करना होता है दूसरी इकोनॉमी के साथ में, राइट है, दूसरी इकोनॉमी के साथ में ट्रेड करना होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये क्या इन्वॉल्व करता है, क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज़ विद दी अदर कंट्रीज, ठीक है, आउटसाइड की जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑल्सो, और इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल और क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड। सो एक कंट्री, बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ट्रेड है, ट्रेड जो है वो एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा उसका एक्सटेंशन हो रहा था, मतलब कोई सी भी कंट्री में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका होता है, इसका मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स थे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला था कि हमें ग्लोबल मार्केट में एक्सेस मिल गया था, ठीक है, टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट था कि हमारे पास में जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है ना। एंड नेगेटिव इफेक्ट इसके ये थे कि जो ग्लोबलाइजेशन थी उसकी जो स्ट्रैटेजी थी टू एक्सपेंड द मार्केट, वो पुअर कंट्रीज़ जो थी उसमें नहीं हो पाई कामयाब। और जो ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण है ना डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई अमंग द नेशंस एंड पीपल, ठीक है ना, ग्लोबल डिस्पैरिटीज़ बढ़ गई। और जो इनकम होती है, बेसिकली हाई इनकम ग्रुप्स होती है, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जो लो इनकम या फिर मिडल में जो थे ना, उनकी इनकम उतनी की उतनी ही थी, ठीक है। सो ये बेसिकली केवल बेनिफिट दे रहा था किसको, हाई इनकम ग्रुप्स वालों को। नाउ हम लोग बढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो कि होता है आउटसोर्सिंग। सो आउटसोर्सिंग क्या होता है, अच्छा एक चीज़ और, ग्लोबलाइजेशन का केवल एक पर्पस था। पर्पस क्या था, इज टू टर्न द वर्ल्ड इनटू द वन होल एंड क्रिएटिंग द बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट आउटकम था कि इसका ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। इस आउटसोर्सिंग में क्या होता है, एक कंपनी हायर करती है रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और प्रोवाइड फ्रॉम विद इन द कंट्री, लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, देन आपका ये आपने सुना होगा टेलीफोन सर्विस वगैरह, BPO, राइट, बिजनेस प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस आउटकम, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आउटसोर्सिंग में क्या होता है, जो दूसरी कंट्री के पर्सन्स होते हैं, दूसरी कंट्री की कंपनी होती है, वो हायर करती है सर्विस फ्रॉम दी अदर कंट्री, ठीक है, जिसमें उसको सस्ता पड़ता है। तो बेसिकली जो आउटसोर्सिंग में जो सबसे ज़्यादा सस्ती कंट्री पड़ती थी वो किसकी कंट्री पड़ती थी, इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा सस्ती चीपर स्किल्ड मैन पावर मिल जाती थी इधर, ठीक है ना। तो इसलिए जो ग्लोबल आउटसोर्सिंग होती थी वो सबसे ज़्यादा इंडिया में होती थी, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है WTO। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड इन 1995, ठीक है। एंड इससे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्या नाम था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। एंड ये इस्टेब्लिश हुई थी किसमें, 1948 में, विद 28 कंट्रीज एज द ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 28 डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द कंट्रीज़। जो काम अभी WTO करती है वही काम ये भी करती थी पहले, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग regime in which the nations cannot place arbitrary restrictions on trade. In addition, its purpose is also to enlarge the production and trade of services to ensure the minimum optimum utilization of world. तो बेसिकली WTO का रोल क्या होता है, तो कि है ना वो एडमिनिस्टर करे सारे मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट्स को, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे सारी कंट्रीज़ को फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, ठीक है। और WTO एग्रीमेंट क्या कवर करता है, ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज दी सर्विसेज टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, थ्रू द रिमूवल ऑफ
क्या, रिमूवल ऑफ tariff as well as non-tariff barriers and providing the greater market access to all the members, ठीक है, all the member countries. Also it facilitate production and trade of service to ensure the optimum utilization of world resources and to protect the environment, ठीक है. और जो WTO है बेसिकली, जो WTO है इसमें इंडिया जो है, नॉट इंडिया, बेसिकली ऑल कंट्रीज़ जो WTO है उस और सारी ही कंट्रीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, ठीक है. इट्स द बेसिकली रूल बेस्ड रेजाइम एंड विच द नेशन कांट प्लेस द आर्बिटरी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है. जो WTO डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा, वो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे. Okay, so some scholars question the usefulness of WTO, being the member of WTO, as the major volume of international trade occurs among the developed nations. They also say that while developed countries file complaints over the agricultural subsidies given in their countries, developing countries feel cheated as they are forced to open a market for developed countries but are not allowed access to the markets of developed countries. What do you think? So इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग क्या सोचते हो. तो एक मेजर वॉल्यूम जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता है, डेवलप्ड नेशंस में होता है. वाइल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड्स नहीं होती है, ठीक है. और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कंप्लेंट फाइल करती है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ के अगेंस्ट, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में दी जाती हैं, ठीक है. और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो चीटेड फील करती हैं बिकॉज दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है. तो डेवलप कंट्रीज़ के पास तो ऑलरेडी पैसा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो इतना पैसा नहीं है ना, तो इसलिए ये सब हो रहा है. नाउ हमें बात करनी है इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स एज असेसमेंट. सो यहाँ पे देखो, ये एक टेबल दी हुई है ग्रोथ ऑफ GDP एंड मेजर सेक्टर्स की. इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है, यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विसेज ये बताया, ठीक है. अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, आर्ग्यूमेंट्स थे कुछ, ये वाला चीज़ जो है मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, एक मिनट. कहाँ गया वो, जस्ट अ सेकेंड. सो आप लोग एक चीज़ और कमेंट करके बताना कि आपको नोट से पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर NCERT से पढ़वाना. सो या बिकॉज NCERT में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें गिवन तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में गिवन है, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स में गिवन नहीं है. सो ये बहुत पढ़ने में दिक्कत आता है और ढूंढने में भी. चलो यहीं से शुरू कर देते हैं अपन. इसमें क्या है, इसमें क्या बता रहा है, टेबल थी ना अपनी ये रही. सो ये रही हमारी टेबल. इसमें जो है ग्रोथ हमें बताइए GDP की और मेजर सेक्टर्स की. सो यहाँ पे देख सकते हो जो 1990 से 1991 का टाइम था, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर 3.7% ग्रोथ ऑफ GDP थी. एंड जो 2007 से 12 के बीच में 3.2% है. यहाँ पे 7.1 था, यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे 6.7 था, यहाँ पे 10 है. मतलब जो सर्विस सेक्टर है उसमें इंडिया ने इम्प्रूव करा है, ठीक है. इसका मतलब ये है. इसको आप एनालाइज करा करो टेबल को, ठीक है. फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है, ये तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ये जो है एनालाइज किया हुआ है केवल. हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, ऑन द अदर हैंड द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ बीन वाइडली क्रिटिसाइज फॉर नॉट बीइंग. अच्छा, क्रिटिसिज्म बताया गया है. तो क्रिटिसिज्म क्या था कि देखो ग्रोथ हो गई थी एग्रीकल्चर में, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट किया था एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है. रिफॉर्म्स हुए थे एग्रीकल्चर में, क्या क्या हुए थे,
सबसे पहला तो ये था कि रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लिफ्ट अप कर दिए गए थे, ठीक है। और जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उनमें रिडक्शन कर दिया गया था, ठीक है। इसका इफ़ेक्ट क्या आए थे? इसके इफ़ेक्ट ये आए थे कि जो इंडियन फार्मर्स हैं वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हुए, इंटरनेशनल कंपटीशन वो फेस इतना नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी आई। तो यहाँ पे क्या था, देखो जो प्राइजेस थी ना फूड ग्रेन्स की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, बिकॉज जो फूड ग्रेन्स हैं जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू दी कैश क्रॉप्स, ठीक है। और सब्सिडी रिमूवल कर दी गई थी सब्सिडी का, ठीक है ना, ऑन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो ये हमारा एक क्रिटिसिज्म था इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर रिफॉर्म्स आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। क्या आए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकॉर्डेड स्लो डाउन प्रोसेस, ठीक है, स्लो डाउन लिखा रिकॉर्ड हुआ। चीपर इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे, है ना, डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू, मतलब जो कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे ना एक्सपोर्ट्स के ऊपर वो रिमूव कर दिए गए थे इंडिया से, ठीक है। पर जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनमें कोटा रिमूव नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पे क्या आया था इम्पैक्ट, सो वो भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। सो GDP ग्रोथ रेट इस पर्टिकुलर सेक्टर में इंक्रीज़ हुई थी, बट ग्रोथ रेट फेल टू जनरेट दी सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। जो सर्विस सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा कम जनरेट होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया था। बाकी तो सब कुछ GDP तो इंक्रीज़ हुई थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा चैप्टर था आज का, ठीक है ना। एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा explanation part. So yeah, that's all for today. Meet you in the next video. Till then, goodbye, take care, see you later. So yeah.